नमस्कार, मैं रजनीश राज पीडब्ल्यू पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने आज हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, फिर कैसे पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हिस्ट्री के अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और हमें उसे कैसे अप्रोच करना चाहिए। और फिर अंत में ये कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। सबसे पहली बात ये कि आप ये समझ के चलिए कि हिस्ट्री एक सेफ सब्जेक्ट है। सेफ कैसे? क्योंकि कॉन्सिस्टेंटली मार्क्स आता है और कभी कभी इतना मार्क्स भी आपको मिल जाएगा कि जिसके बदौलत आप टॉप कर सकते हैं। मैं आपको चर्चा के दौरान ये दिखाऊंगा कि पिछले 20 वर्षों से मेरे स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि हिस्ट्री में मार्क्स आ सकता है, मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे विद्यार्थियों को आता रहा है। तो अब देखो कि ये सेफ सब्जेक्ट है, ये आपको फेल नहीं कराता, पास कराने के अलावा टॉप भी करा सकता। दूसरी खास बात क्या है? कोई भी पढ़ सकता, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड नहीं चाहिए। जैसे कि साइंस को चाहिए होता है, इकोनॉमिक्स को चाहिए होता है। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं भी हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के किसी और सब्जेक्ट के हैं, इतिहास सबको बड़ी सहज तरीके से गले लगाता है। कहानी ही तो है, बस तथ्यों के सहयोग से थोड़ा लॉजिक लगा के हमें ये समझना पड़ता है कि बीते हुए समय में किसी एक देश के अंदर का सोसाइटी कैसा था, वहां का इकोनॉमी कैसा था, कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन आदि कैसा था। तो हिस्ट्री एक सामान्य रुचि का विषय। फिर आपको यह जरूर समझना है कि हिस्ट्री टू इन वन का फॉर्मूला देता है। टू इन वन कैसे? तो इस तरीके से कि ऑप्शनल तो 500 नंबर का आप पढ़ेंगे ही, लेकिन आप जनरल स्टडीज में हिस्ट्री के रोल को देखिए तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि तकरीबन 18 से 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में हिस्ट्री कल्चर से आते ही आते हैं। और उन 18-20 क्वेश्चंस में हिस्ट्री ऑप्शनल वाला निश्चित तौर पर बाकी लोगों की तुलना में कंपैरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लाभ ले लेगा। इस तुलनात्मक लाभ के अलावा आप ये देखो कि आपका समय भी बचा देगा। फिर आपको यह भी सोचना है कि 45 के आसपास मार्क्स ले आओगे तो आप पीटी पास कर जाओगे, और उसके अंदर 18-20 क्वेश्चन अकेला हिस्ट्री दे रहा है। आउट ऑफ 100 45 मार्क्स लाते हो तो पीटी में सेफ हो जाते हो, और 20 क्वेश्चन हिस्ट्री दे दिया। अब आप देखो कि ये कितना वाइटल हो जाता है। मेंस में देखो तो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री का रोल तो सिग्निफिकेंट है ही। जीएस के 4 पेपर्स होते हैं मेंस में, तो फर्स्ट पेपर में तो हिस्ट्री का रोल सिग्निफिकेंट है ही। लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ठीक से जानने वाला विद्यार्थी पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस एंड एथिक्स, ऐसे विषयों के बारे में एक ऐसा एडवांटेज लेकर बैठा होता है जिसे आप पॉपुलर शब्दों में एक्स फैक्टर बोलते हैं। आपको उन विषयों का अध्ययन तो करना है, लेकिन हिस्ट्री वाले के माध्यम से आप एक ऐसा विजन लाके आंसर गढ़ सकते हैं कि जो सामान्य विद्यार्थियों के तुलना में आपको विशेष बना देगा। ये विशेष आपको हर जगह, हर आंसर में 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलवाएगा। आप ये सोचो कि हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट 2000 एडी तक का वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता है, और आज हम 2022 में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो पूरी दुनिया किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय
संबंधों के रास्ते आगे बढ़ी है, उसकी डीप जानकारी और समझदारी हमारे पास होती है। उतनी तो उनको नहीं होती जो आईआर पढ़ाने वाले लोग होते हैं। तो हम उस आईआर को, जो आपके जीएस का हिस्सा है, वर्ल्ड हिस्ट्री के रास्ते इतना सॉलिड फाउंडेशन दे देंगे कि आपके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा फैक्टर होगा। आप ये सोचो कि आप जो पॉलिटी पढ़ते हो वो आपके संविधान पर आधारित है। संविधान के एप्लीकेशन और उसके एप्लीकेशन के दौर की समस्याओं से जूझने के लिए तमाम प्रकार के जुडिशियल एंड पार्लियामेंट्री उपाय जो होते हैं, उसी को हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। लेकिन संविधान का निर्माण कुछ आइडियोलॉजी के आधार पर हुआ है। आइडियोलॉजी आप पढ़ते हो वर्ल्ड हिस्ट्री में। दूसरी बात, संविधान का निर्माण हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो महापुरुष हुए हैं उनके द्वारा दिए गए वादों के आधार पर हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वही लोग तो बैठे हुए थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका रोल सबसे वाइटल था। तो आप कह सकते हो कि भारतीय संविधान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उपलब्धि है। जब संविधान को आप वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया से जोड़कर पढ़ोगे तो आपकी समझ असाधारण रूप से अच्छी। इसी तरीके से आप एथिक्स वगैरह के अंदर जब जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी आधा एथिक्स वो ऐसे ही जानता है, और न सिर्फ वो आधा एथिक्स जानता है बल्कि एथिक्स की पढ़ाई में आपको बाकियों की तुलना में एक ऐसा फैक्टर दे देगा कि यू कैन डू द वंडर्स। इसके बाद आप देखो कि 250 नंबर का एसे होता है। ऐसा एसे आपको सामान्य तौर पर नहीं मिलेगा कि जिसमें हिस्ट्री पढ़ने का एक असाधारण लाभ नहीं हो, क्योंकि हिस्ट्री में आप धर्म भी पढ़ते हो, आप दर्शन भी पढ़ते हो, समाज भी पढ़ते हो, अर्थव्यवस्था भी पढ़ते हो, राजनीति और प्रशासन भी पढ़ते हो। एक युग से लेकर दूसरे युग तक, युगों युगों तक का इतिहास पढ़ते हो, देश से लेकर दुनिया तक का इतिहास पढ़ते हो। तो ऐसी स्थिति में इतिहास वो प्रोलिफिक बैकग्राउंडर है, वो असाधारण पृष्ठभूमि है जो आपको ऐसे में भी बहुत ज्यादा लाभ देगा। तो आप समझ गए होंगे कि इतिहास न सिर्फ आपको अपने 500 नंबर के ऑप्शनल का लाभ देने वाला है, जिसमें कि आप 300 से ऊपर नंबर सहज तरीके से ला पाएंगे, बल्कि आपको प्रीलिम्स से लेके मेंस, जीएस से लेके एसे तक में सपोर्ट करेगा। तो फिर जब इतने फायदे हैं तो सब्जेक्ट को लेकर किसी तरह की दुविधा भली क्यों। एक पॉइंट और गौर करने लायक है, वो ये कि इंग्लिश मीडियम में तो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के अंतर्गत चलकर देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स ही हैं जिनके माध्यम से हिंदी माध्यम के लड़के या लड़कियां असाधारण परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वैसे मात्र 2-3 विषयों में से सबसे उपयोगी विषय इतिहास है, क्योंकि एक आध विषय और भी है जिसमें कि मार्क्स आता रहता है, जैसे कि लिटरेचर है, लेकिन उसकी सीमा यह है कि उसका जीएस में योगदान नहीं। और इतिहास का खास पहलू यही है कि यह जीएस में असाधारण तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। तो आप देखोगे कि इतिहास सब्जेक्ट कितना उपयोगी है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। जब इतना उपयोगी है, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो अब हमें ये सोचना है क्या इस सब्जेक्ट के अंदर जो टीचर हमें पढ़ाने जा रहा है वो सिद्ध है। तो सिद्धि एक क्लेम मात्र यदि है, दावा मात्र है, तो विश्वसनीय नहीं है। लेकिन उसके दावे के साथ यदि एविडेंस है तो विश्वास नहीं करने का कोई कारण भी नहीं है। तो मैं आपको ले चलता हूं इस दिशा में जहां से आपको यह अंदाजा लगेगा कि मैं अपने 20 वर्षों के अनुभव और 2000 लोगों की कामयाबी के
इतिहास के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये सामान्य बात हो गई कि लेक्चर हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में। ये टॉपिक है कि ओवरव्यू ऑफ हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, जो कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इसके बाद तब ये देखो, यह है किरण कौशल। हिंदी मीडियम में आज तक का जो हाईएस्ट रैंक है यूपीएससी में, वो किरण कौशल का है, 3rd रैंक। शी हैज बीन माई स्टूडेंट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी स्टूडेंट रही है, ये जिस रैंक को हासिल की है उस रैंक में हिस्ट्री ऑप्शनल का योगदान सबसे ज्यादा निर्णायक था। जिस समय किरण पढ़ती थी उस समय हिस्ट्री ऑप्शनल या कोई भी ऑप्शनल 600 मार्क्स का होता था। तो किरण को हिस्ट्री में 351 मार्क्स आया था। 351 मार्क्स हिस्ट्री या किसी ऑप्शनल के लिए बहुत अच्छा मार्क्स है, क्योंकि यूपीएससी में मार्क्स ज्यादा नहीं होते। आप ये समझ लीजिए कि 2013 के बाद से लगातार आज तक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि 54-55% मार्क्स जिनको आ जाता है वो टॉप कर जाते हैं। और तब आप सोचो कि 60% के आसपास का नंबर यदि इसे आ रहा है तो सर्टेनली ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल मार्क्स है। तो आज तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान हिंदी माध्यम का किरण कौशल, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं किरण कौशल का टीचर रहा हूं। अब देखो कि पिछले लगभग 8 वर्षों में, जबकि लोग ये कहते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट थोड़ा कम हुआ है, तो पिछले 8 वर्षों के अंदर जो 2-3 लोगों ने सबसे बढ़िया रैंक हासिल किया, उनमें से एक है गौरव। नए पैटर्न में जबकि 500 नंबर का ऑप्शनल हो गया, तो इसके अंतर्गत गौरव को कितना मार्क्स आया? गौरव के मार्क्स की उपलब्धि आपको जब तुलनात्मक रूप से बताऊंगा तो समझ में आएगा। जब गौरव ने मेरे क्लास के बिना ही एग्जाम दिया था तो उसे 155 मार्क्स आया था आउट ऑफ 500, और जब क्लास करने के बाद दिया तो एग्जैक्टली डबल, 310। इसके कई सारे वीडियोस पड़े होंगे यूट्यूब वगैरह पे मेरे साथ डिस्कशन का, तो आप जाकर देखेंगे कि ये खुद यह बात बता रहा है, 155 से 310। और बैकग्राउंड क्या है? इंजीनियर। यानी कि हिस्ट्री का ग्रेजुएशन वगैरह का तो कोई मामला ही नहीं बनता। तो नॉन बैकग्राउंडर को 310, और उस साल का इंडिया का हाईएस्ट। यदि मैं 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूं तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 14-15 साल ऐसे जरूर हुए हैं कि जब मेरे ही किसी न किसी स्टूडेंट को हिस्ट्री ऑप्शनल में इंडिया में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, उसमें हाईएस्ट मार्क्स आया। ये भी अपने साल का हाईएस्ट मार्क्स गेटर ही था, 31st रैंक। उसके बाद शिशिर गेमावत, 35वां रैंक। क्या बैकग्राउंड है? इंजीनियर। मार्क्स कितना है हिस्ट्री में? लगभग 300 के आसपास। अब सोच लीजिए कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी है, 300 के आसपास मार्क्स हिस्ट्री ऑप्शनल में लेता है और 35वां रैंक ले आता है। तो बार बार मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि यू जस्ट डोंट वरी अबाउट योर बैकग्राउंड, कि मेरा तो हिस्ट्री नहीं है तो है, तो कोई बात ही नहीं है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब ये मत सोच लीजिएगा कि जिनका हिस्ट्री नहीं है उन्हीं को मार्क्स आता है, जिनका है उनको तो आ ही सकता है, लेकिन जिनका नहीं है उनको भी आ रहा है। फिर देखो ये श्रेयांश तिवारी। श्रेयांश तिवारी का बीपीएससी में 1st रैंक आया। बीपीएससी में 1st रैंक, मेरे ख्याल से रैंक का वैल्यू एक टीचर की दृष्टि में तब होता है और टीचर के हिस्से में वो रैंक तब आता है जबकि उस स्टूडेंट को उसके सब्जेक्ट में भी मार्क्स आया हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं
ऐसे मैं कहूं कि दर्जनों दर्जन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री में इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स आया, लेकिन उनको दूसरे विषयों में नंबर नहीं आया, तो वो टॉप रैंक नहीं लगा सके। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको अन्य विषयों में भी मार्क्स आ गया, जैसे किरण को आ गया था। उसी तरीके से श्रेयांश को देखो, इसका मार्क्स कितना है हिस्ट्री में, आउट ऑफ 300 223, यूपीएससी में 300 मार्क्स का ऑप्शनल था, तो 223 मार्क्स और रैंक फर्स्ट। फिर अब देखोगे कि ये अशोक भारती, ये झारखंड में सेकंड रैंक। तो यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, आपको ये तमाम रैंक्स मिलते जाएंगे। ये देख लीजिए कि हमारे जो कई वर्षों के दौर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने की अलग अलग वर्षों में या कभी कभी एक ही साल में अच्छा रैंक लगाया है, जैसे किरण कौशल है, गौरव है, शिशिर है, मिथिलेश मिश्रा है, बिहार कैडर में आईएएस है, या फिर अभिषेक सिंह, ये मध्य प्रदेश कैडर में आईएएस है, रंजीत गुजरात कैडर के आईएएस हैं, डेपुटेशन में बिहार में है, आलोक पांडे गुजरात कैडर के आईएएस हैं, कानाराम राजस्थान में है, मनोज तिवारी अभी आईजी हो गए, ये सिक्किम कैडर में है, अवनीश सरन छत्तीसगढ़ कैडर में है, ये हेमंत सती ये झारखंड कैडर में है, अतुल शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस है। ये सब हमारे 100 से नीचे के, कुछ 50 से नीचे के तमाम रैंक होल्डर्स हैं जो हिंदी मीडियम के इनफैक्ट सबसे बेहतरीन रिजल्ट गिवर्स लोग हैं। और इनमें से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो कभी मेरे से मिलने आया और मैंने इनका रिजल्ट लगा दिया, मेरे से इंटरव्यू करने आया और मैंने इनका रिजल्ट लगा दिया। ये सब मेरे क्लासरूम के रेगुलर स्टूडेंट्स रहे, जिनके ऊपर मैंने वर्षों तक का काम किया है। 4-6 महीने के कोर्स मात्र से यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो ये लगातार जुड़े रहते हैं। आपसे भी मैं ये आग्रह करूंगा कि आप विभिन्न माध्यमों से जुड़े रहिए, क्योंकि पीडब्ल्यू इज अ फैमिली। जब फैमिली है तो फैमिली मेंबर की तरह तब तक जुड़े रहना है कोई न कोई तरीके से, जब तक कि आपके हिस्से में आपकी कामयाबी नहीं आ जाती है। तो अब देखो कि ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिनको कि इनके सब्जेक्ट में मार्क्स हाईएस्ट आया, जो अपने अपने साल में इंडिया के हाईएस्ट मार्क्स गेटर्स बने। मैंने कहा था ना कि अधिकांश वर्षों में मेरे ही किसी न किसी स्टूडेंट को हाईएस्ट मार्क्स आया है। अब देख लीजिए विष्णुकांत तिवारी को, विष्णुकांत तिवारी को 600 नंबर वाले पैटर्न में 378 मार्क्स आए, तब जबकि इसके साल में 58% पे यूपीएससी में टॉप किया गया था। आप नरेश सैनी को देखेंगे 376, आलोक पांडे 372। आलोक पांडे को तो 4 अटेम्प्ट में हर अटेम्प्ट में 360 के ऊपर ही मार्क्स आया है, लास्ट अटेम्प्ट में 372। मयंक का आप देखेंगे कि एक बड़ा ही विचित्र सा संयोग बन गया। मयंक और किरण दोनों एक साथ पास किए हैं एक ही साल। मयंक का मार्क्स हिस्ट्री में देख लीजिए 371 और किरण का 351, लेकिन मयंक का रैंक 467 हो गया, क्योंकि इसको इसके दूसरे ऑप्शनल मार्क्स नहीं मिला, बल्कि बहुत कम मिल गए। हिस्ट्री में इंडिया का हाईएस्ट था, मैंने सिर्फ हाईएस्ट ही रखा है अपने अपने वर्षों का, हिस्ट्री में इंडिया में हाईएस्ट था। और आप ये सोचो ये सब हिंदी मीडियम के लोग हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के लोग हिस्ट्री में इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स एक बार नहीं अनेक बार लाए हैं। आप बस अपना जीएस संभाल लो, हिस्ट्री संभालने के लिए मैं हूं। अब देखो द्रौपदी सिंह मीना 371, राजेंद्र मीना 371। तो अब एक दूसरा पक्ष देखो आप कि अभी के डेट में जब यूपीएससी ने नया पैटर्न दिया एग्जाम का, तो लोगों को ये लगता है कि मार्क्स नहीं आ रहा। जीएस में तो हम देख रहे हैं क्या कि यदि हिंदी मीडियम के लोगों को 400 के आसपास मार्क्स आ जा रहा है तो वो इसी के ऊपर कहते हुए इतराते रहते हैं कि मुझे तो 400 आ गया, अच्छा आ गया। लेकिन ये अच्छा मार्क्स नहीं है। कैसे कह सकता हूं कि नहीं है? आप ये सोचो कि ज्यादा गहरा कौन सा हिस्सा है, जीएस वाला कि ऑप्शनल वाला? अनडाउटेडली ऑप्शनल वाला।
और ऑप्शनल में यदि मेरे विद्यार्थियों को 60% या उससे ज्यादा मार्क्स आ रहा है, जो ज्यादा गहरा है, जिसमें एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, उसमें मैं 60% से ज्यादा नंबर दिला रहा हूं, एक साल नहीं अनेक साल, और कई दफा एक ही साल में अनेक विद्यार्थियों को दिला रहा हूं, तो जीएस में यदि मार्क्स नहीं आ रहा है अच्छा, तो उसका कारण ये नहीं है कि लोग मार्क्स देना नहीं चाहते, कमीशन वाले मार्क्स दे नहीं रहे, आप ले नहीं पा रहे, क्योंकि यूपीएससी वाले मार्क्स देने के पहले तौलते हैं, बिल्कुल तौलते हैं। वो सामान्य यूट्यूबिया टाइप के टीचर से संभव नहीं है कि वो आपके एग्जाम की कसौटी पे आपको ले जाए, और उस जगह पर जहां पर कि आप ये क्लेम कर सकते हैं कि नाउ आई एम अमॉन्ग द बेस्ट, यदि आप वहां पहुंचने में सक्षम हैं, तो यूपीएससी वाले झोली खोल के बैठे हुए हैं, ले लो नंबर। और यदि आप वहां नहीं पहुंचेंगे, उन्हें 0 देने में कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए कि 2018 के साल में हिंदी मीडियम के लोगों में, इसमें एक लड़का मात्र है जो व्योम भारद्वाज है, ये पंजाब कैडर में पुलिस सर्विसेज में है, बाकी सब के सब 5 हिंदी मीडियम के हैं। एक साल में 6 स्टूडेंट्स मेरा 60% ज्यादा मार्क्स लाया, या 60% या 60% से ज्यादा, 300 या 300 से ज्यादा, और उसमें से 5 हिंदी मीडियम का है। अब ये आप सुनते होंगे बहुत कि हिंदी मीडियम को मार्क्स नहीं मिलता, हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भाई हिंदी मीडियम वाले को हिस्ट्री में यूपीएससी वालों ने नंबर दिया ना, हाथ कंकन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप ये समझ लीजिए कि नंबर वगैरह आता है, आपको लेने के हद की तैयारी करनी पड़े। अब देखो, ये ऋचा रत्नम, ये अपने साल में जब मेंस पास की, इंटरव्यू में फाइनली सेलेक्ट हो गई, इसे रेलवे की सेवा मिली, आईआरटीएस, इंडिया में हिस्ट्री में हाईएस्ट 300 मार्क्स। उस साल फर्स्ट रैंकर जो है, उनको उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 292 मिला था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनका ऑप्शनल था, उन्हें 292 मिला, और इसका ऑप्शनल हिस्ट्री था, इसे 300 मिला। लेकिन चूंकि उस लड़के ने जीएस में अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसका नतीजा क्या हो गया कि उसका रैंक पहला आ गया, और इसका जीएस का परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज था, ऐसे में भी ज्यादा मार्क्स नहीं आया, इंटरव्यू में भी एवरेज था, तो नतीजा क्या निकल के आया कि इसका रैंक बहुत पीछे चला गया। अब मेरा जगह कहां है? मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूं, मैंने आपको जैसा पढ़ा दिया, उसके बाद आपको उतना मार्क्स मिल गया जो फर्स्ट रैंकर के ऑप्शनल के मार्क्स से ज्यादा है, और आपके सब्जेक्ट में इंडिया में सबसे ज्यादा है। मेरा काम तो हो गया ना। उसके बाद यदि तुम जीएस नहीं संभाल पाते हो, यदि तुम ऐसे नहीं संभाल पाते हो, तो तुम्हें उस फ्रंट पे भी काम करना पड़ेगा। हालांकि पीडब्ल्यू ने जैसी टीम बनाया है, टीम से भी अलग जिस तरीके का प्रोग्राम बनाया है, जिस तरह का कमिटमेंट उन्होंने शो किया है, मेरी उम्मीद बढ़ी है उसको। खैर, चल के देखते हैं आगे कि अब हम दूसरे पहलू की ओर चलते हैं कि इतिहास कैसे पढ़ना चाहिए। मैं एकदम संक्षेप में आपके सामने इस बात को रखूंगा कि इतिहास पढ़ना कैसे चाहिए। आप देखो कि इतिहास के कुल 10 सील माने जाते हैं, 10 कोड्स ऑफ कंडक्ट। मैं इस 10 कोड्स के बारे में बहुत डिटेल में आपके क्लास के दौरान बताऊंगा, क्योंकि सारे के सारे कोड एक ही दिन में समझाने में इस बात की समस्या होती है कि बच्चे किसी भी विषय को बहुत परिप्रेक्ष्य में नहीं समझें, यदि पर्सपेक्टिव में ना समझें यदि, तो उन्हें चीज़ें थोड़ी कठिन लगने लगती है। लेकिन जब मैं कोई एक टॉपिक पढ़ाऊँ, उस टॉपिक से निकाल के इतिहास कैसे पढ़ना चाहिए, उसके एक फीचर को समझाऊँ, उसके 2-3 एग्जाम्पल दे दूँ, तो वही चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाती हैं। तो अभी मैं
इसके 10 सील या इसके पढ़ने के तौर तरीके के बारे में आपको फंडामेंटल बातें ही बताऊंगा। तो अब 10 कमांडमेंट्स में से हम एक कमांडमेंट की ओर चलकर देखें कि इतिहास वो सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने वाले को एक बेसिक ट्रायंगल दिमाग में रखना चाहिए। क्या है वो ट्रायंगल? फैक्ट, लॉजिक और कंक्लूजन। फैक्ट के बिना हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ सकता। फैक्ट इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। लेकिन तथ्यों की तार्किक व्याख्या भी करना होगा। तथ्यों की तार्किक व्याख्या करके ही आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। तो यह याद रखिएगा कि इतिहास वो सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों से भरा हुआ एक गठरी नहीं है। यदि आपको पीएचडी करना है तो आपको ज्यादा तथ्य चाहिए। यदि आपको कोई लॉन्ग आंसर लिखना है तो उसमें भी थोड़े से तथ्य तो चाहिए। लेकिन आप अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को देखिए, अधिक से अधिक 300 शब्द का क्वेश्चन होगा और छोटा वाला क्वेश्चन तो 150 शब्दों का है। ऐसे प्रश्नों का आंसर लिखने के लिए तथ्य तो बिल्कुल परिचयात्मक चाहिए, लेकिन तथ्यों की फंडामेंटल जानकारी के बाद उनका लॉजिकल एनालिसिस अच्छे स्तर का चाहिए। और लॉजिकल एनालिसिस करके उन तथ्यों के आधार पर यह बताना होता है कि किसी भी देश में किसी भी काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहां का समाज कैसा था, वहां की संस्कृति कैसी थी, वहां की राज व्यवस्था कैसी थी। तो मोटे तौर पर देखो तो हिस्ट्री को पढ़ने वाला विद्यार्थी यह ध्यान रखे कि जो इस गोल्डन ट्रायंगल को संतुष्ट करेगा, जो इस स्वर्णिम त्रिकोण को संतुष्ट करेगा, इसको तो फैक्ट, लॉजिक और कंक्लूजन, वही अच्छा मार्क्स ला पाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए, चाहे 150 शब्दों का, चाहे 250 शब्दों का, चाहे 300 शब्दों का, एक आंसर के राइटिंग में आप 3-4 ठोस पॉइंट्स बताते हैं और जो भी ठोस पॉइंट बताते हैं उसके पक्ष में 2-1 फैक्ट बता दीजिए और उनका लॉजिकल एनालिसिस कर दीजिए और एक ठोस कंक्लूजन दे दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट यह कि फैक्ट हिस्ट्री की आत्मा है, और दूसरा पॉइंट ये कि आप फैक्ट के नाम से डर मत जाइएगा। यूपीएससी के एग्जाम के लिए फैक्ट्स एकदम बेसिक चाहिए। यदि मैं आप लोगों को एक मोटी मोटी बात बता दूं तो यह है कि जनरल स्टडीज के प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जितना फैक्ट आपको चाहिए उससे भी कम फैक्ट में आपके ऑप्शनल के इतिहास की तैयारी हो जाएगी। तो आप ऑप्शनल को तैयार करने के लिए फैक्ट्स के अंबार के पीछे मत भागिएगा। जिन्हें हिस्ट्री का गूढ़ नहीं समझ में आता वो इतिहास में सिर्फ तथ्य पढ़ते, और जिनको इतिहास का गूढ़ समझ में आता है, उसका गहन समझ में आता है, वो इतिहास के अंदर वो चीजें पढ़ते हैं जिसको इतिहास की मूल विशेषता के रूप में जाना जाता है। हम उसकी ओर आपको ले चलते हैं। अब देखो आप, इतिहास में अच्छा नंबर यदि लाना है आपको, यदि आप चाहते हो कि इतिहास में आपको अच्छा नंबर मिले, तो एक खास बात का ख्याल रखना पड़ेगा। वो खास बात क्या है कि हिस्ट्री के अंदर कोई भी क्लेम जब तुम करते हो, यदि तुम कोई दावा करते हो कि इतिहास ऐसा था, तो उस दावे को तुम तथ्य से सपोर्ट करोगे, और जो तथ्य तुमने दिया है वो तथ्य प्रामाणिक है, इसका क्या आधार है, तो तुम जहां तक संभव हो सके बता देना कि हमने ये तथ्य कहां से प्राप्त किया है, हमने ये तथ्य कहां से प्राप्त किया है। यदि तुम तथ्य के स्रोत तक की
बात बता सको तो तुम्हारा नंबर बढ़ जाएगा। जैसे कि ये फोटो लेके देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की मूर्ति कला बड़ी उन्नत थी। मूर्ति कला के अंतर्गत वो मिट्टी की भी मूर्तियां बनाते थे, पत्थर की भी मूर्तियां बनाते थे और धातु की भी बनाते थे। अब धातु की मूर्ति बनाते थे ये हमने कह दिया, लेकिन मूर्ति कला उन्नत है ये हमारा दावा है। धातु की मूर्तियां भी बनाते थे और पत्थर की मूर्तियां भी बनाते थे ये हमारा तथ्य है। और जब हम कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली है और उसी मोहनजोदड़ो से हमें पत्थर से निर्मित पुरोहित की मूर्ति मिली है, ये हमारा स्रोत हो गया। अब सोचो कि तुम्हारी बातें कितनी प्रामाणिक हो गई। बिना तथ्य के दावा इतिहास में फॉल्स है और बिना स्रोत के तथ्य इतिहास में ऑथेंटिक नहीं है। तो आप निष्कर्ष दो, उसके पक्ष में तथ्य दो और तथ्य कहां से हासिल किए हो वो स्रोत दो। यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम हर मामले में स्रोत दे सकोगे। पीएचडी करने वाले हर जगह स्रोत देते हैं, तुम पीएचडी थोड़े न कर रहे हो। तुम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर को यह बताना कि देखो सर मुझे भी ना इतिहास का मर्म मालूम है। और कैसे बता पाओगे? तो बीच बीच में किसी किसी क्वेश्चन में एक जगह दो जगह तथ्य के साथ में स्रोत बता सको तो बता देना, पर्टिकुलरली एंसेंट इंडिया में और मेडिवल इंडिया में। इसी जगह पर तथ्य के साथ साथ स्रोत बताने का स्पेस ज्यादा है। मॉडर्न में और वर्ल्ड में इसकी जरूरत नहीं पड़ी। उसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के रिसर्च रिसेंट दौर के हैं, उनके तथ्य बहुत ज्यादा है और तथ्यों की प्रामाणिकता पे डाउट भी नहीं है। एंसेंट मेडिवल एज बहुत पुराने हैं, उनके तथ्यों की प्रामाणिकता के ऊपर संदेह रहता है। जैसे ही आप स्रोत बताते हो आप ऑथेंटिक हो जाते हो, आपका नंबर बढ़ जाता है। अब मैं आपको अगले पॉइंट की ओर ले चलूं। ये ध्यान से देखो, इतिहास के बारे में यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम आज पढ़ रहे हैं ना, आज जहां हम हैं वो पहुंचे कैसे हैं? तो जो हजारों साल के मानव के विकास की यात्रा है, उस यात्रा ने हमको आज तक पहुंचाया है। आप बीते हुए कालखंड को अलग अलग टॉपिक में बांट के मत पढ़ो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि कई लाख साल पहले मानव के रूप में हम आना शुरू किए थे, कई चरणों से गुजरे हैं, तब हम मानव बने हैं। वो मानव जो आज का मानव है, और आज के मानव के अंतर्गत भी हमने एक लंबी यात्रा तय किया है। तो जाकर फिर धीरे धीरे हम खेती करना शुरू किए। खेती करने लगे तो सबसे पहले हमने कैसे खेती किया? धरती को हमने नुकीली छड़ी से खुरेच दिया और उसमें बीज गिरा दिया, तो खेती हो गई। उसका अगला चरण आया इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, जबकि इंसान ने हल का आविष्कार कर लिया और अब खेतों की गहरी जुताई शुरू हो गई, तो खेती और आगे बढ़ गई। उसका अगला चरण आया कि जब लोगों ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लौह अयस्क रूप में तो पहले भी रहा है, लेकिन लोहे को 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पिघलाकर उसे एग्रीकल्चर के टूल के रूप में तब्दील करना लगभग 5वीं 4वीं शताब्दी बीसी के दौरान संभव हो सका। और उस दौरान अब हमने देखा कि हल के साथ लोहे के फाल का उपयोग शुरू हो गया, तो खेतों की जुताई और गहरी हो गई, और गहरी हुई तो उर्वरता और बढ़ी, एग्रीकल्चर और बढ़ा। जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ता गया, इकोनॉमी बढ़ता गया, इंडस्ट्री और ट्रेड में भी तेजी आ गई।
नगरीकरण आ गया, वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ा तो बड़ा स्टेट आ गया, समृद्धि आई तो संस्कृति भी समृद्ध हो गई, और इसी के साथ में कुछ अमीर और कुछ गरीब भी हो गए। पूरा का पूरा इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल पैटर्न ऐसे ही डेवलप हुआ, और कई सौ साल तक मानव इस लोहे के फाल की अवस्था से आगे नहीं बढ़ सका, ऐसी अवस्था चलती रही। फिर मॉडर्न एज आया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब ट्रैक्टर आ गया, और अब हम आज के डेट में ट्रैक्टर के ही एज में हैं। अभी हम ट्रैक्टर से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अब अगला टेक्नोलॉजी जब आएगा तो हो सकता है ट्रैक्टर को भी इररिलेवेंट कर दे। तुम गौर करके देखोगे कि तुम्हारे गांव में, आसपास के गांव में तुम यदि नजर दौड़ाओ तो पता चलेगा कि अब बैल बहुत कम मिलते हैं। जब मैं छोटा था तो हम लोग गांव के बैकग्राउंड के लोग हैं, तो हम लोग के घर में 50 बैल हुआ करते थे। आज के डेट में हमारे घर में एक भी बैल नहीं है। आप में से अधिकांश लोगों के घरों में बैल नहीं होगा, या दुर्लभ केस में होगा। क्यों? तो इसलिए क्योंकि ट्रैक्टर आ गया। आप देखोगे कि आपके अधिकांश गांव के इलाकों में अब देसी गाय बहुत कम रह गई है, जर्सी गाय ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देसी गाय दूध कम देती है। उसकी असल उपयोगिता बछड़े को लेकर थी, जो हल भी जोतता था और जो बैलगाड़ी भी चलाता था। अब हल जोतने और माल ढोने के लिए ट्रैक्टर, बैल की उपयोगिता खत्म हो गई, गाय दूध कम देती है, तो उसके ऊपर खर्चा जितना होता है उसे आमदनी नहीं होती उतनी। इसको लेकर किसान अब देसी गाय रखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। देसी गाय जब हमारे पास होती थी तो हम चाहते थे कि गाय बछड़ा दे। यदि गाय बछिया देती थी तो किसान उतना खुश नहीं होता था जितना तब होता था जबकि बछड़ा देती थी। और आज के डेट में जर्सी गाय के मामले में क्या कहानी है? जर्सी गाय का बछड़ा किसी काम का नहीं है, तो किसान दुखी हो जाता है यदि गाय बछड़ा दे दे तो। और यदि बछिया हो जाए तो ये सोचते हैं कि कल को ये भी एक गाय हो जाएगी तो फिर तो हमारी चांदी है। ये बदलता हुआ पैटर्न है, बस इतिहास ऐसे ही पढ़ो। यदि तुमने इतिहास को इस तरीके की कहानी बना के पढ़ा तो समझना कि तुमको इतिहास आता है, नहीं तो तुम सिर्फ तथ्यों का अंबार पढ़ रहे हो, तो फिर तो इतिहास है बेवफा, सुबह पढ़ो शाम सफा। लेकिन इतिहास वैसा है नहीं जैसा कि तुमने बना लिया, या फिर जो नौसिखिया टीचर बता देते हैं, या फिर कई दफा तो बहुत पुराने टीचर हो गए हैं तो भी उन्हें पढ़ाते पढ़ाते दशक के दशक बीत गए, लेकिन उनको हिस्ट्री का मर्म नहीं मालूम होता, तो वो बहुत बोझिल बना देते हैं। आपने 2 मिनट में देखा कि कैसे इतिहास आगे बढ़ गया। अब देखो कि इतिहास वो सब्जेक्ट है जिसको ठीक से पढ़ना है तो क्रम से पढ़ो। आप देखोगे कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो 1905 ईस्वी तक उनकी मांग बस इतने भर की होती थी कि हुजूर सरकार, माए बाप, थोड़े सुधार कर दो। वो रिफॉर्म की मांग करते थे, सुधार की मांग करते थे, पॉलिटिकल क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में। लेकिन जब 1905 में गए तो उन्होंने डिमांड किया कि हमको स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। और जब वो 1930 में गए, उन्होंने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। बीच में एक और बड़ा आंदोलन हुआ है गांधी जी के नेतृत्व में, असहयोग आंदोलन, 1920 से 22 के बीच में। उसमें भी स्वराज की ही मांग की गई थी। 30 से लेके 32 के बीच में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। स्वराज का मतलब था कि अंग्रेज भारत में केंद्रीय सरकार में
रक्षा, विदेश और संचार मंत्रालय संभालते रहेंगे, बाकी सारे मंत्रालय भारतीयों को मिल जाएंगे और प्रांतीय स्तर की सरकार पूरे भारतीयों के हाथ में आ जाएगी। ये मांग कब हुई? 1905 में। तो हम क्या कहते हैं कि 85 से लेकर 1905 तक सुधार की मांग थी। 1905 में आंदोलन अगले चरण में चला गया जब स्वराज की मांग हो गई। 1920-22 वाले आंदोलन में भी गांधी ने स्वराज की ही मांग रखा, लेकिन 1930 तक आते आते जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आया उसमें पूर्ण स्वराज की मांग हो गई, जिसमें कहा गया कि अब आप यहां से जाइए। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग के साथ भी जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद सरकार से कांग्रेस के नेता समझौता करने को तैयार हो गए बिना पूर्ण स्वराज प्राप्त किए ही, क्योंकि कांग्रेस वालों की स्ट्रेटजी होती थी कि सरकार पे दबाव डाल के सरकार को सुधार के लिए बाध्य करो और सुधार के प्रपोजल को एक्सेप्ट करके अपना पोजीशन मजबूत करो और फिर अगले चरण के आंदोलन की तैयारी करो। अब देखो आपकी 1942 ईस्वी का जब दौर आया तो गांधी ने कहा कि अब हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और उन्होंने नारा लगा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसके बाद 5 वर्षों के अंतराल में हिंदुस्तान आजाद हो गया। 2 मिनट में आपको इंडियन हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट है वो समझ में आ जाता है कि नहीं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि यही पूरा किस्सा कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको 2 मिनट के अंदर भी बोलना पड़े तो बोलने की तैयारी होनी चाहिए। आप ऐसे समझो कि इतिहास पढ़ने का तरीका यह होगा कि आप पूरे के पूरे सिंधु को चाहो, माने पूरी नदी को चाहो तो बिंदु में तब्दील कर दो, और जरूरत पड़े तो एक बिंदु से पूरा सिंधु निकाल दो। तो सिंधु में बिंदु, बिंदु में सिंधु जो कर सके, समझना कि वही मास्टर। और तुम भी कर सकोगे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि तुम बहुत गहन ज्ञान हासिल करो, नहीं। लिमिटेड नॉलेज, और उस लिमिटेड नॉलेज के अंदर प्रॉपर समझ, क्या लिमिट होगा वो तय करने के लिए मैं हूं। तो मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि इसे कहते हैं निरंतरता के साथ परिवर्तन, कि आपको 1885 और 1905 के बीच एक पैटर्न नजर आएगा। 1905 में परिवर्तन होता नजर आएगा, 1920 में भी वही धारा आगे बढ़ेगी, हालांकि उसमें भी 1905 की तुलना में कुछ एक अंतर है। फिर 1930 में एक नया चरण आया, उसमें कुछ एक नया अंतर है। फिर 1942 में एक नया चरण आया, उसमें भी कुछ अंतर है। तो आप देखोगे कि इतिहास पढ़ने वाला विद्यार्थी सबसे पहले क्या करेगा कि वह कहेगा कि अरे क्रम में पढ़ो, और दूसरा क्या करेगा, तुलना करेगा। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का यदि हम कंपैरिजन करें 1885 से 1905 के बीच वाले आंदोलन के चरण से, तो क्या क्या डिफरेंसेस है, और 1905 के स्वदेशी आंदोलन की तुलना करें यदि 1920-22 के असहयोग आंदोलन से, तो क्या क्या डिफरेंसेस है, और 1920-22 के असहयोग आंदोलन की तुलना करें यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन से, तो क्या डिफरेंसेस है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना करें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से, तो क्या डिफरेंसेस है। तो एक जगह है निरंतरता के साथ परिवर्तन, और दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन। ये इतिहास को समझने का मर्म है, और जो इसे समझ लिया उसके लिए इतिहास का सब्जेक्ट छोटा, रोचक और प्रश्नों को समझने में सहायक और अच्छा नंबर दिलाने में निर्णायक। तो इसे इतिहास के सीक्रेट के तौर पर हम आपके सामने में रख दिए। अब मैं आपको अगले पॉइंट की ओर ले चलता हूं। कहते हैं कि सी ज्योग्राफी बिफोर यू रीड हिस्ट्री। यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं और आपने इतिहास के निर्माण में भूगोल की भूमिका को नहीं समझा, तो इतिहास आपके लिए अधूरा है। अब सोचो कि हमारे यहां सबसे पहले पाषाण काल का विकास हुआ पहाड़ के आसपास। पाषाण काल के अंतर्गत हमारे यहां पहले प्लेस्टोसीन का फेज था, फिर होलोसीन का फेज आया। क्यों? बहुत बड़े पैमाने पर गर्म हवाएं चली। किसने परिवर्तन पैदा किया कि मानव जो
पहले शिकारी और खाद्य संग्राहक था, वो एग्रीकल्चर की ओर मुड़ा, जलवायु ने। उसके बाद फिर अगले चरण की ओर बढ़ते हैं हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन आया। नदी घाटी सभ्यता है, नदियों ने सभ्यता को आधार दिया। बिना ज्योग्राफी के क्या आप इतिहास समझ पाएंगे? आगे आप देखेंगे कि फिर वैदिक सभ्यता आई, उसका विस्तार सिंधु घाटी के इलाके से, सरस्वती के इलाके से पूरब की ओर होता गया और वो गंगा की ओर चले गए। और ऋग वैदिक पीरियड जो है वह गंगा के मुहाने मार्ग से वाकिफ है। लेकिन यदि आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मध्य गंगा घाटी के इलाके में सभ्यता फैलने लगी। आगे बढ़िएगा तो आपको यह पता चले कि बंगाल तक आपको वही सभ्यता संस्कृति फैलते हुए नजर आती है। फिर देखेंगे कि एक सभ्यता सिंधु घाटी की, एक सभ्यता गंगा नदी की और एक सभ्यता फिर ब्रह्मपुत्र नदी की। उसके बाद आप दक्कन की ओर जाएं तो आपको दक्कन का जो प्लेटू है वो संस्कृतियों और सभ्यताओं के विकास का आधार बनता नजर आएगा। वहां की नदियां सभ्यता और संस्कृति बना रही थी। कोई नर्मदा के किनारे, कोई कावेरी के किनारे, कोई कृष्णा के किनारे। तो आप यदि हिस्ट्री ठीक से समझना चाहते हैं तो समझिए कि इतिहास को भूगोल ने बहुत प्रभावित किया। दूसरी बात, हिस्ट्री को मैप के माध्यम से, मैप बहुत निर्णायक है। वैसे भी आपको मैं बताऊं कि हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है उसमें एंसेंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है और सेकंड पेपर में मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो जो एंसेंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है उसके एंसेंट इंडिया से 4 क्वेश्चन आता, मेडिवल इंडिया से 4 क्वेश्चन आता। पहला क्वेश्चन मैप का होता है 50 नंबर का। उसके अंदर एक मैप दे दिया गया है। क्वेश्चन पेपर में मैप में लोकेटेड जगहों को पहचानने के लिए क्लू दिया गया है। उस क्लू को पढ़ो और समझो कि जो स्पॉटेड जगह है वह कौन से जगह के बारे में इशारा कर रहा है। जो स्पॉटेड जगह है वो कौन सा जगह है, क्लू के आधार पर पहचानो और पहचान करके उसके बारे में 30-35 शब्दों में ब्यौरा दे दो। फिर से रिपीट करता हूं, मैप दिया है, जगह लोकेटेड है, क्वेश्चन पेपर में उन लोकेटेड जगहों को पहचानने का क्लू दिया गया है। क्लू के आधार पर जगह की सही पहचान करो, उसका 30 शब्दों में ब्यौरा लिखो। ऐसा 50 नंबर का क्वेश्चन है। 20 साइट्स होते हैं। यदि आपने ठीक से पहचान लिया ना लोकेशन को तो आप कम से कम 40 नंबर तक ला सकते हैं। फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल में अच्छा नंबर लाने का सबसे पहला सीक्रेट, मैप की तैयारी परफॉर्म कर लो। और यदि आपने अच्छे से मैप की तैयारी किया है तो न सिर्फ आपको पहले क्वेश्चन में फायदा होगा बल्कि आपको अन्य कई सारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर लिखने में न तो तथ्य की कमी होगी और न ही लोकेशन दिखाने की कमी होगी। और यदि आपने मैप के माध्यम से इतिहास के स्थलों को देखा है तो दिमाग में तस्वीर छप गई है और विजुअल्स की आयु लंबी होती है और विजुअल्स की क्लैरिटी ज्यादा होती है। तो आप मैप के माध्यम से इतिहास पढ़ो। अब देखो कि अगले पॉइंट को लेकर चलूं तो ये बहुत निर्णायक पॉइंट है और ऐसा मुट्ठी भर लोग ही समझ पाते हैं। जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत निर्णायक है। ये आपके पास करने और फेल करने का सबसे वाइटल पॉइंट बनने वाला।
इतिहास के रोचक होने या बोरिंग होने में सबसे निर्णायक पॉइंट बनने वाला है। आप ये देखो कि यदि आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो इतिहास एक काल का, एक देश का आप पढ़ेंगे, और जब एक काल का, एक देश का इतिहास पढ़ेंगे तब क्या पढ़ते हैं? उस काल का सोसाइटी, उस काल का कल्चर, उस काल का इकोनॉमी, उस काल का पॉलिटी, यही तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप। दिक्कत कहां है कि आप किसी काल का सोसाइटी पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए मौर्य काल का सोसाइटी पढ़ने जा रहे हैं, स्टूडेंट सीधे सीधे मौर्य काल में प्रवेश कर जाता है। मौर्य काल के किसी विद्वान ने, जैसे रोमिला थापर ने, रामसन शर्मा ने, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने, हुसमैन ने, इन विद्वानों ने इसके ऊपर बहुत गहराई से अध्ययन करके लिखा। अब सोचिए कि प्रोफेसर नयनजोत लहरी ने अशोक के ऊपर एक किताब लिखा, इतनी मोटी। आप वैसी किताब तो खैर पढ़े नहीं, वो तो हम पढ़ेंगे और उसका मर्म निकाल के हम आपको दे देंगे, लेकिन आप एक बेसिक किताब तो पढ़ेंगे, चाहे एनसीईआरटी किताब ही क्यों ना हो। तो जब आप किताब में चले जाते हैं या किसी के नोट्स में ही चले जाते हैं तो आप सीधे सीधे उस टॉपिक के फैक्ट पढ़ने लगते हैं और आपको चीजें बोझिल लगने लगती। इतिहास पढ़ने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप सबसे पहले यह समझो कि समाज में कौन कौन सी बातें पढ़ी जाएंगी, अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी बातें पढ़ी जाएंगी, संस्कृति में क्या बातें पढ़ी जाएंगी, संस्कृति के अंतर्गत चित्रकला यदि पढ़ना है तो चित्रकला में क्या क्या पढ़ना है, मूर्तिकला पढ़ना है तो मूर्तिकला में क्या पढ़ना होता है, स्थापत्य यदि पढ़ना है तो स्थापत्य में कौन कौन सी बातों का अध्ययन करना होता है। सबसे पहले इसका अध्ययन करो। यदि हम स्थापत्य पढ़ेंगे तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि यदि भवन निर्माण हो रहा है तो भवन निर्माण की सामग्रियां क्या थी, भवन निर्माण यदि हो रहा है तो उसका ढांचा कैसा था, भवन निर्माण हो रहा है तो कौन से विषय से संबंधित भवन, धार्मिक भवन है, सेकुलर भवन है, एजुकेशनल भवन है। उसके बाद हम देखेंगे कि उस भवन की कुछ शैलीगत विशेषताएं हैं क्या, फिर हम देखेंगे कि वो शैलीगत विशेषताएं देश में ही विकसित हुई थी या कि दुनिया के अन्य देशों से भी कुछ सीखा गया है उसमें। तब हमें यह देखना है कि इतना शानदार भवन बना तो इसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि भी रही होगी, पहले से ही भवन के निर्माण की परंपरा चली आ रही थी क्या, और इतना शानदार भवन यदि बना है तो इसके अगले चरण में क्या इससे भी ज्यादा बढ़िया भवन बना है क्या, इसने अपने अगले चरण को पृष्ठभूमि दिया है। और तब देखेंगे कि भवनों के निर्माण को किसी ने संरक्षण भी दिया होगा, तब तो इतना सुंदर भवन बना। हम पहले दिमाग में इनका ढांचा तैयार कर लें, उसके बाद इससे संबंधित तथ्य की खोज करने जाएं। हम तथ्य की खोज करने जाएंगे क्योंकि हमको पता है कि ढांचा तो मेरे दिमाग में बन गया, लेकिन बिना तथ्यों के तो इतिहास होगा नहीं। तो हम तथ्य खोजने लगेंगे। जब हम तथ्य खोजने लगते हैं और तथ्य मिल जाता है तो हमारा दिमाग खुश हो जाता है कि मिल गया तथ्य, बन गया काम। अब हम आंसर लिख देंगे। ऐसे तथ्य बोझिल नहीं होते क्योंकि दिमाग उसकी खोज कर रहा है, तो जैसे दिमाग को मिला दिमाग तो झोली में रख लेगा उसको झट से। वो रोचक भी है, उपयोगी भी है, पढ़ोगे तो याद भी रहेगा। अब पढ़ने का पैटर्न बदल दो, तुम पैटर्न बदल दो। तुमको मालूम ही नहीं कि स्थापत्य में क्या पढ़ना चाहिए और तुम पढ़ने लग गए। एक से एक कठिन शब्द आएंगे, जटिल पूरी की पूरी प्रणाली होगी और बोझिल से तथ्य होंगे। तुम पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि गधे के पीठ पे सामान लाद दिया गया है।
ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है, आपको ठीक से पढ़ाया नहीं गया। यदि इतिहास को ठीक से पढ़ा दिया जाए तो ये कहानी ही तो है, बहुत रोचक है। आपको यदि पूछा गया यूपीएससी के एग्जाम में कि गुप्त काल में आम जनजीवन की दशा के ऊपर प्रकाश डालें, आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि आम जनजीवन के अंतर्गत हम किन किन लोगों को शामिल करेंगे। यदि क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल के दौर की महिलाओं की जीवन दशा के ऊपर प्रकाश डालें, तो आप पहले ये जानो कि महिला की जीवन दशा दिखाने के लिए किन किन बिंदुओं को दिखाना होता है। 7-8 बिंदु हैं जिनके रास्ते हम महिलाओं की जीवन दशा को पुरुषों के सापेक्ष जीवन दशा को दिखा सकते हैं। हमारे दिमाग में पहले उन 7-8 बिंदुओं की क्लैरिटी होनी चाहिए। यदि क्लैरिटी है तो अब हम उन्हीं बातों को दिखाने के लिए तथ्य खोजेंगे। जो तथ्य हमारी खोज के बाद हमसे मिलते हैं, हम तो उन तथ्यों को गले लगाते हैं, और बिना खोज के ही तथ्य मिल जाए तो तथ्य बेसिकली मुरली के सर के ऊपर बेल का गिरना है। बहुत बोझिल, बहुत पकाऊ और बहुत जल्दी भूल जाने वाला तथ्य होता है वो। तो तथ्यों की तुम खोज करना, तुम्हें चीजें रुचिकर लगेगी, तुम कभी भूलोगे नहीं और एग्जाम में सही जगह पर सटीक उपयोग कर दोगे। फिर देखो मार्क्स कैसे नहीं आता है। अब इसके बाद मैं आपको अगले चरण की ओर लेके चलता हूं कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम एक और तरीके से रोचक बना सकते और छोटा भी। प्रथम दृष्टया कई सारे लोग कहते हैं कि इतिहास का सिलेबस काफी बड़ा है। तो पहले तो यह समझना कि कोई ब्लफबाजी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कभी कहूंगा कि इतिहास का सिलेबस छोटा है। मैं आपको रीजनेबल जो रियलिटी है वो बताऊंगा। क्या रियलिटी है कि कोई सब्जेक्ट छोटा होता ही नहीं। होता क्या है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत विस्तृत होते हैं, जैसे कि इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। इतिहास में आपको गहराई में नहीं जाना है, विस्तार में जाना। लेकिन दर्शन में गहराई में जाना है, लिटरेचर में गहराई में जाना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गहराई में जाना है, पॉलिटिकल साइंस में कई सारे विचारकों के गहराई में जाना है। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे विषयों में गहराई बहुत ही सतह पे रखना है और विस्तार बहुत ज्यादा है। तो इसके विड्थ की ओर जाओ, डेप्थ की ओर मत जाओ। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसके विड्थ में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। जैसे दर्शन शास्त्र का सिलेबस देखोगे या समाज शास्त्र का सिलेबस देखोगे तो कभी कभी तुमको भ्रम हो सकता है कि अरे बहुत छोटा है। लेकिन तुम ये सोचो कि दर्शन शास्त्र के शंकराचार्य को जब दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी पढ़ेंगे और टीचर पढ़ाएंगे और वो ईमानदारी से यूपीएससी के लेवल पे पढ़ाएंगे, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। लेकिन वही शंकराचार्य मुझे भी पढ़ना है और पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आधे घंटे पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे अपने एग्जाम की जरूरत मालूम है। तो मैं आधे घंटे में शंकराचार्य का टॉपिक खत्म कर सकता हूं, बहुत बहुत 40 मिनट लग जाएगा। लेकिन क्या वो दर्शन शास्त्री कर पाएंगे? नहीं तो कोई दिखाने के लिए तो ये भी कर सकता है, अरे देखो हिस्ट्री में भी शंकराचार्य और फिलोसफी में भी शंकराचार्य और फिलोसफी में बाकी सब वो चीजें नहीं जो हिस्ट्री में है, तो इतिहास बड़ा हो गया। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा होता है। कुछ सब्जेक्ट डीप होते हैं और कुछ सब्जेक्ट वाइड होते हैं। हिस्ट्री वाइड है, दर्शन शास्त्र, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी आदि डीप है। पॉलिटिकल साइंस में कभी डेप्थ भी है, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल फिलोसफर्स पढ़ने लोगों तो डीप है, और बाकी हिस्ट्री के जैसा ही है, वो वाइड भी है और डीप भी है। अब इसी तरीके से हम ये समझें कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसके बारे में यदि ये कह दिया गया कि वो बहुत वाइड है, तो मेरा ये सुझाव है कि इतिहास के मर्म को समझो। हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसमें अपडेशन नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स में अपडेशन आएगा, पब्लिक आर्ट में आएगा, आईआर वाले हिस्से में पॉलिटिकल साइंस में आएगा, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में आएगा। हिस्ट्री में अपडेशन नहीं आएगा। नेपोलियन दोबारा पैदा होके कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। फ्रांस की क्रांति दोबारा नहीं होगी। अमेरिकन क्रांति में जो होना है वो हो चुका है। गांधी जी दोबारा जिंदा नहीं हो जाएंगे। अंग्रेज दोबारा भारत आ नहीं जाएंगे। बायगॉन्स आर द बायगॉन्स। तो इतिहास एक दफा पढ़ने में थोड़ा वाइड लगेगा, लेकिन कोई एक दफा पढ़ के पूरा सिलेबस तैयार कर सकता है? एग्जाम के हद तक तैयार कर सकता है? लिखने के दिन के हद तक तैयार कर सकता है? नॉट एट ऑल। तो तुम क्या करोगे? उसे 4 बार पढ़ोगे। कई सारे विषय ऐसे हैं जिनको एक बार पढ़ के तुमने कंप्लीट कर लिया और अगले बार में कुछ नई चीजें जुड़ जाएंगी। जब तक तुम सेकेंड रिवीजन किए फिर कुछ नई चीजें जुड़ जाएंगी। लेकिन हिस्ट्री में क्या कहानी है? एक दफा मैंने पढ़ा दिया मेरे ही क्लास नोट्स को, मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो पूरा का पूरा क्लास नोट्स लिखवा दूंगा, प्रिंटेड नोट्स भी दूंगा, वो अलग केस है। लेकिन क्लास में मैं पढ़ाता हूं, समझाता हूं, लिखाता हूं, और तुम्हारे अपने हाथ से लिखा हुआ तुम्हारा क्लास नोट्स तुम्हारे एग्जाम तक तुम्हारा साथ देगा। और उस क्लास नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना है, फिर उतना ही है, उसी को तुम 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जुबान पे होगी सारी चीज। और इसीलिए देखते ना नंबर कितना आता है, जुबान पर सारी चीजें। अब मैं आपको उसका अगला पक्ष ये बोल रहा हूं कि यदि तुमने इतिहास को ठीक से पढ़ा, ठीक से समझा, तो उसे छोटा किया जा सकता है। यदि तुमने तुलनात्मक अध्ययन किया, तुमने यदि निरंतरता के साथ परिवर्तन का पैटर्न पकड़ लिया, और यहां तुम अंतःविषयक दृष्टिकोण अपना लो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपना लो, तो देखना ना सिलेबस छोटा हो जाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? तो ये देखो कि तुम देखो ऋग वैदिक एज 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच ऋग वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। इस दौर के लोग इकोनॉमिकली पशुपालन करते थे, पशुपालन करते थे, मुख्यतया पशुपालक थे। जब ये पशुपालक हैं तो तुम अनुमान लगाओ अब इसी आधार पर कि इनका समाज कैसा हो। बिना तथ्य पढ़े तुम अनुमान लगाओ कि इनका समाज कैसा होगा। इनका समाज शहरी हो सकता है क्या? तो नहीं, ग्रामीण होगा। ग्रामीण में भी स्थिर होगा क्या? तो नहीं, खानाबदोश होगा। खानाबदोश होगा, घुमंतु होगा। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे अपने पशु के लिए चारा की खोज में। और खानाबदोश समाज कभी सुरक्षित होता है क्या? असुरक्षित होता है, असुरक्षित होता है। और शुरुआती दौर में जब तुम पशुपालन पर आधारित हो, तुम रेगुलर रेवेन्यू नहीं दे पाओगे। रेगुलर रेवेन्यू नहीं तुम दे पाओगे तो एक स्टेट नहीं बन पाएगा। तुम्हें अपने बीच में ही सामूहिक जीवन विकसित करना पड़ेगा, और इस सामुदायिक जीवन के रास्ते ही तुम अपनी सुरक्षा कर पाओगे। और जब तुम सामुदायिक जीवन चाहते हो तो तुमको समता आधारित समाज का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बड़े छोटे का भेद करने लगोगे तो समुदाय ही नहीं चलेगा। समुदाय नहीं चलेगा तो सुरक्षा नहीं रहेगी। न जान की गारंटी, न तुम्हारे धन की गारंटी, तुम्हारे पशुओं की भी
लूट हो जाएगी, तुम्हारी भी जान चली जाएगी। तो तुम यदि अपनी सुरक्षा चाहते हो, तुम यदि अपनी समृद्धि चाहते हो, तुमको सामूहिक रहना पड़ेगा। तुम यदि सामूहिक रहना चाहते हो, तुमको समता मूलक रहना पड़ेगा। तो ये सोचो कि लॉजिकल तरीके से सोसाइटी डेवलप हुआ है जी, कि सोसाइटी ऐसे रेंडमली डेवलप हो गया है। तुम इकोनॉमी के आधार पूरा समाज समझ गए। इसी को कहते हैं एक विषय से दूसरे विषय का लिंक है, अंतः विषयक, एक विषय का दूसरे विषय से इंटर रिलेशन है। इस इंटर रिलेशन को तुम यदि समझ जाओगे तो तुमको हमेशा याद नहीं करना पड़ेगा। सोचो कि पशुपालक इकोनॉमी है, रेगुलर रेवेन्यू नहीं होगा तो वेतन नहीं होगा, वेतन नहीं होगा तो नौकरशाही नहीं होगी, नौकरशाही नहीं होगी, इसके अलावा रेगुलर सेना नहीं होगी, तो सुरक्षा कैसे करोगे? तो सामुदायिक जीवन जीकर, और समुदाय के बीच में से हम अपना एक प्रधान चुन लेंगे, उसी को हम राजा बना देंगे और बोलेंगे कि जब कोई बाहरी हमलावर होगा, हमला करेगा, तो तुम हमारी रक्षा करने के लिए हम ही लोगों के बीच में जो युवा लोग हैं उनकी एक छोटी सी टुकड़ी बना लो, उनके सहयोग से लड़ाई लड़ो और हमारी रक्षा करो। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि हमने इस तरीके का जो कबीलाई पॉलिटिकल ढांचा डेवलप किया, वो इसलिए किया क्योंकि इकोनॉमी पशुपालक था, रेगुलर और पर्याप्त रेवेन्यू नहीं मिलता था, सेना नहीं हो सकी, नौकरशाही का विकास नहीं हो सका, तो एक स्ट्रांग स्टेट नहीं आ सका। स्ट्रांग स्टेट नहीं आया तो हमें कबीलाई सरदारी तंत्र बनाना पड़ा, कबीले के सरदार को ही हमने राजा कह दिया। ठीक ठाक यदि तुमको इकोनॉमिक कंडीशन मालूम है, तुम सोसाइटी भी पढ़ लोगे उसी आधार पर, तुम पॉलिटिक्स भी पढ़ लोगे उसी आधार पर। और यदि तुमने ये नजरिया नहीं चुना तो तुम अलग से पॉलिटिक्स याद करोगे, तुम अलग से सोसाइटी याद करोगे, सोसाइटी के पांचों पॉइंट याद करोगे। सिर्फ याद करके यदि पढ़ोगे तो इतिहास तुम्हारे माथे पे पर्वत की तरह टूटेगा, और तुम जितना बार पढ़ना है पढ़ लो, फिर भूल जाओगे। मेरे बताए हुए तरीके को पकड़ो, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं आपको लॉजिक से जोड़ के पढ़ाऊंगा, और लॉजिक से जोड़ के पढ़ा दूंगा तो पहली दफा पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लगाओ समय। समय किस लिए है तुम्हारे पास? तुम्हें मालूम है तुम्हारा मुकाबला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों से होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों से होगा, आईआईटी वालों से होगा, आईएम वालों से होगा, और ऐसे लोगों की संख्या 50,000 के आसपास है। सिलेक्शन 1,000 का ही होगा, तुम्हें उस 1,000 में आना है, उसमें भी नंबर 1 पे भी आना है। तुम्हारा बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, तुमको आना है, तुम आ भी सकते हो। तो तरीका क्या है? एटीट्यूड के मामले में तुम कभी किसी आईआईटी वालों से कम मत रहना, आईएम वालों से कम मत रहना, ऑक्सफोर्ड वालों से कम मत रहना, हार्वर्ड वालों से कम मत रहना। बैकग्राउंड में कमजोर हो तो जस्ट डोंट वरी, बस पढ़ो, और मैं जैसे बताता हूं वैसे पढ़ो। तुम अपने आप को सबसे पहले एक सिपाही बनाओ, सिपाही यहां से बनाओ, सिपाही यहां से बनाओ। हाथों का हुनर तो हम दे ही देंगे, लेकिन जिगरा तुमको तुम्हारे अंदर के ही ताकत से मिलना है। मेंटल स्ट्रेंथ तुमको अपने ही अंदर डेवलप करना पड़ेगा। शिक्षक आपको हुनर दे सकता है, हौसला आप ही का होगा। शिक्षक आपको स्किल दे सकता है, माइंड जिसको विजडम कहते हैं वो आपके अंदर ही होता है। आप अंदर के विजडम को, आप अंदर के हौसले को अपना उपकरण बना लो, मैं आपके उपकरण को धारदार बना दूं। समझ गए? अब आप देखो कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी अंतर विषयक दृष्टिकोण, ये इतिहास की आत्मा है। इसे पकड़ लोगे तो सब्जेक्ट छोटा हो जाए, नहीं पकड़ोगे बहुत बड़ा लगेगा। अब
तुलनात्मक अध्ययन में पीछे बता चुका हूं। अगला मुद्दा है कि रीड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। इतिहास पढ़ोगे तो यह जरूर समझना होगा कि इतिहास उतना प्लेन नहीं है जितना प्लेन तुम ये समझ रहे हो कि तुमने एक किताब पढ़ लिया, उस एक किताब के लेखक ने किसी विषय के ऊपर कुछ लिख दिया, तुमने समझा कि बस इतना ही इतिहास था। यदि मान लो कि ये बुक है, ए.एल. बासम ने किताब लिखा कल्चर के ऊपर। अब बासम ने कल्चर के ऊपर जो लिखा, ये बासम की दृष्टि में भारत का इतिहास है। हो सकता है कि बासम का उस विषय को लेकर अपना एक पूर्वाग्रह हो सकता है कि बासम का पूर्वाग्रह होगा और उनके पूर्वाग्रह से अलग, उनकी सोच से अलग रिजवी ने लिख दिया कुछ। सेम टॉपिक के ऊपर रिजवी कुछ कह सकते हैं और बासम कुछ कह सकते हैं। ये हो सकता है। ये हो सकता है कि एक सेकेंड, आप ये देखो कि उसी टॉपिक के ऊपर कल्चरल पास्ट में रोमिला थापर ने कुछ और लिख दिया। सेम टॉपिक पर रोमिला थापर भी लिख रही हैं और ए.एल. बासम भी लिख रहे हैं, और दोनों का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है, कंक्लूजन डिफरेंट हो जाता है। ये समाज से जुड़े हुए सब्जेक्टिव मानविकी के विषयों में होता ही होता है। साइंस में 2 और 2 4 होता है और वो यूनिवर्सल होता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज में, मानविकी में, आर्ट्स के विषयों में नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है। हमारा लॉजिक दूसरे से अलग होगा, हमारा परिप्रेक्ष्य दूसरे से अलग होगा, हमारा पूर्वाग्रह दूसरों से अलग होगा, और सेम लॉट ऑफ फैक्ट्स को इंटरप्रेट करके हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, दूसरा कुछ निकाल लेगा। तो यह समझना जरूरी है कि ह्यूमैनिटीज के विषय में बहुत अधिक संभावना रहती है एक विषय के ऊपर अनेक मत होने की। तो आपको डिफरेंट ओपिनियंस, अनेक मत एक विषय पर मिलेगा। जैसे देखो कि कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ। कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ 1885 ईस्वी में। इसको लेकर यदि कांग्रेस के समर्थक से पूछोगे तो कह देंगे कि 1885 में जो भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दशाएं थी, वहां एक राष्ट्रवादी संस्था की जरूरत आन पड़ी थी। उसी राष्ट्रवाद की जरूरत के कोख से कांग्रेस जैसी एक संस्था पैदा हुई। अब यदि किसी दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी से पूछो, जो आज की भारतीय जनता पार्टी वाली धारा है, आरएसएस की धारा है, हिंदू महासभा की धारा है, उन लोगों से जुड़े हुए इतिहासकारों से पूछो, तो वो कांग्रेस को राष्ट्रवाद की जरूरत की उपज वाली संस्था मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि अरे वो कांग्रेस तो एओ ह्यूम नाम के एक अंग्रेज के द्वारा बनाई गई संस्था थी, और एओ ह्यूम ने ये संस्था इसलिए बनाया था ताकि वह अंग्रेजों के साम्राज्य की रक्षा में भारतीय लोगों को उपयोग कर सके। ये तो सेफ्टी वॉल्व की तरह बनी थी। अब इसी विषय पर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले से पूछो, वो क्या कहेंगे? कम्युनिस्ट वाले लोग कहेंगे कि कांग्रेस रूपी संस्था तो इसलिए बनाई गई थी ताकि भारत के पूंजीपति कुछ भारतीय लोगों का उपयोग करके सरकार पे दबाव डाले और सरकार को भारतीय पूंजीपतियों के अनुकूल सुधार करने के लिए बाध्य करें। क्योंकि भारत की सरकार अंग्रेज पूंजीपतियों की पक्षधर थी, इससे भारतीय पूंजीपति को दिक्कत होती थी, तो भारतीय पूंजीपति अपने कुछ लोगों का इस्तेमाल करके सरकार पे दबाव डालती थी
ताकि सरकार सुधार करे और भारतीय पूंजीपति को फायदा हो। ये कम्युनिस्ट लोग लिखते हैं। और यदि इसी विषय पर तुम अंग्रेज इतिहासकार से पूछो कि कांग्रेस का जन्म क्यों हुआ, तो वो ये कह देते हैं कि भारत की सरकार तो अच्छा ही काम कर रही थी, भारत के लोगों ने, कुछ इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने संगठन बनाकर सरकार को ब्लैकमेल किया, जनता की निगाह में सरकार की छवि खराब करने का काम किया और सरकार को दबाव में डालकर अपनी मर्जी के मुताबिक सुधार करवाने का प्रयास किया। तो सोचो, साम्राज्यवादी विचारधारा वाले इतिहासकार लिखेंगे, जो ब्रिटिश साम्राज्य के पक्षधर हैं, तो कांग्रेस को ब्लैकमेलर कह देंगे। यदि मार्क्सवादी विचारधारा के लोग लिखेंगे, कह देंगे कि कांग्रेस तो पूंजीपतियों की संस्था थी। और यदि दक्षिणपंथी वाले लोग लिखेंगे, तो कह देंगे कि कांग्रेस तो अंग्रेजों के हित की पूर्ति के लिए स्थापित एक ऐसी संस्था थी जिसका संस्थापक ही एक अंग्रेज था। और यदि कांग्रेस के समर्थक इतिहासकार जैसे कि विपिन चंद्रा वो लिखेंगे, तो कहेंगे कि कांग्रेस तो उस समय के राष्ट्रवाद की कोख से उपजी हुई संस्था है, राष्ट्रवाद उस युग की जरूरत थी और उसी जरूरत ने कांग्रेस रूपी संस्था को जन्म दिया। तो एक ही विषय के ऊपर मैंने डिफरेंट ओपिनियन बता दिया। और यूपीएससी वाले क्या करेंगे, आपको इनसे संबंधित किसी भी एक विद्वान का एक स्टेटमेंट दे देंगे और कहेंगे कि एक विद्वान ने इस संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, टिप्पणी करो। जो भी क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो यूपीएससी वालों का कथन नहीं है। यूपीएससी वाले को कोई मतलब नहीं इससे, वो तो एक स्टेटमेंट दे दिए, स्टेटमेंट के अंदर जो बात कही गई है उसमें एक निष्कर्ष है, तुमको उस निष्कर्ष के ऊपर टिप्पणी करना है। और उनको क्या देखना है, उनको ये नहीं देखना है कि तुम्हारा इस विषय को लेकर ज्ञान कितना गहरा है, वो आंसर में कुछ और चीज देख रहे हैं। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि बताऊंगा कि आंसर के दौरान तुम्हें किन बातों का ख्याल करना है, क्योंकि यूपीएससी वाले तुम्हारे आंसर में क्या क्या खास बातें देखते हैं। अभी मैं बता दूंगा तो उसमें रिपीटेशन होगा, तो मैं दूसरा वाला वीडियो जो आंसर राइटिंग का बताऊंगा उसमें इससे रिलेटेड काफी डिटेल समझा दूंगा। लेकिन यह समझना है कि यूपीएससी वाले तुम्हारे नॉलेज की जांच करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो ये देखने के लिए बैठे हुए हैं कि तुम यूपीएससी का एग्जाम पास करके सिविल सर्वेंट बनने के योग्य हो कि नहीं। और इसीलिए तो हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके सामने आया है। ऑप्शनल का मतलब समझे, तुम हिस्ट्री न चुन के सोशियोलॉजी भी चुन सकते हो, सोशियोलॉजी न चुन के पब्लिक एड भी चुन सकते हो। यूपीएससी वालों का कहना है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, तुमको जो सब्जेक्ट चुनना है चुन लो, उन सब्जेक्ट्स के माध्यम से मैं तुम्हारे अंदर का वो हुनर देख लूंगा जो मेरी दृष्टि में यूपीएससी पास करने वाले विद्यार्थी में जरूर होना चाहिए, एक पोटेंशियल सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्वेंट में जरूर होना चाहिए। तो आप समझ लो कि यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो या किसी भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, तो आप एक ही विषय के ऊपर अनेक मत को पाएंगे और उनसे गुजरेंगे। उनके बारे में आपको तमाम प्रोस एंड कॉन समझना होगा, उनके प्रोस एंड कॉन्स को समझ के उनके ऊपर अपनी राय बनानी होगी। और अपनी राय बनाए बिना यदि आप चले गए ये सोचकर कि एक किताब पढ़ लिया, उस किताब में जो कह दिया वही अंतिम इतिहास है, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने पेपर का अंतिम संस्कार करके आएंगे। अपने पेपर का अंतिम संस्कार न करना है, अपने इस अटेम्प्ट को अंतिम अटेम्प्ट बना के सिलेक्शन पा लेना है, तो समझ लेना कि हिस्टोरियोग्राफी हिस्ट्री के क्वेश्चन को समझने, उसके आंसर को गढ़ने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसीलिए मैं हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर एक अलग क्लास लूंगा जिसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा कि साम्राज्यवादी विचारधारा क्या है, राष्ट्रवादी विचारधारा क्या है, मैं ये समझाऊंगा कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, मैं ये समझाऊंगा कि सबाल्टर्न विचारधारा क्या है, और उसके एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, तो आपको ये वाली बात ज्यादा गहराई से समझ में आएगी। आज के क्लास में मैं इस विषय के ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब
मैं एक दूसरे पहलू की ओर आपको ले चलता हूं जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल है। इसके अंतर्गत अब मैं कोई ऐसी बात नहीं बताने जा रहा हूं जो बात की बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास पढ़ने के लिए कि कैसे इतिहास पढ़ना चाहिए। ये वो चीज है 7 फंडामेंटल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी। इन 7 फंडामेंटल्स के बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा तब जब मैं आंसर राइटिंग के बारे में आपको बताऊंगा। आज आंसर राइटिंग के ऊपर मैं ये सेशन नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा और कई सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूंगा। उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अब इधर देखो आप कि 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चंस। जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसके अंदर क्वेश्चंस होते कैसे? एक क्वेश्चन होता है ऐसा जिसमें कि 150 शब्दों में आंसर लिखना है, वो 10 नंबर का होता है। और एक होता है 15 नंबर का, उसमें ये नहीं लिखा है कि कितने शब्द में लिखना है, लेकिन यदि 150 वाले के स्टैंडर्ड से देखो तो 250 शब्द का होगा। और एक क्वेश्चन होता है जो 20 नंबर का होता है, उसमें भी नहीं लिखा हुआ कितने शब्दों में लिखना है, लेकिन 150 वाले के स्टैंडर्ड से देखो तो 300 शब्द हो जाते हैं। कुल मिलाकर यदि आप देखोगे तो सेकंड पेपर में 27 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 19 लिखना है। फर्स्ट पेपर में 27 क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि 22 क्वेश्चन होंगे और एक मैप होगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर का जो पहला क्वेश्चन होता है एंशिएंट इंडिया साइट का, उसमें मैप होता है। तो क्वेश्चन की संख्या 22 होती है प्लस मैप होता है। और उस 22 में लिखना कितना है? तो 14 लिखना है। 14 लिखने के अलावा मैप बनाना है। और सेकंड पेपर में 27 क्वेश्चंस होते हैं, 19 लिखना है। यदि 19 को हम ओवरऑल मल्टीप्लाई करके देखें तो तकरीबन आपको 3750 शब्दों का पेपर मिलेगा। तैंतीस सौ 50 शब्दों का पेपर मिलेगा। आप देखो कि 150 वर्ड्स के लगभग 10 क्वेश्चन, हाँ लगभग नहीं बल्कि 10 ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 8 होते हैं। 8 में से लिखना 5 होता है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 5वां क्वेश्चन कंपलसरी है। पहला और 5वां ही 10-10 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन ओवरऑल 50 नंबर का, उसके अंदर 5 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, 50 नंबर का हो गया। तो 10 + 5 = 50। इधर भी 10 + 5 = 50। तो 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए। उसके बाद बच गया 3 और क्वेश्चन 50-50 नंबर का। उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन होता है 15-15 नंबर का, एक क्वेश्चन होता है 20 नंबर का। इस तरीके से देखो तो आपको यह बात समझ में आएगी कि 2 क्वेश्चन यदि 15-15 नंबर का है और ऐसे 3 क्वेश्चन लिखने हैं, इसको तो 6 क्वेश्चन हो गया 15 नंबर का, और 3 क्वेश्चन हो गया 20 नंबर का। टोटल वर्ड स्टॉक मिला दोगे तो वो 3750 आएगा। इन 3750 शब्दों के पेपर को कंप्लीट करना है 180 मिनट में। 180 मिनट में यदि आप उसे कंप्लीट करना चाहते हो तो पहले समझो कि 20 के आसपास क्वेश्चन लिखना है ना। 19 का मतलब 20 समझ लो समझने के लिए। 20 के आसपास क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, उसका उत्तर मन ही मन गढ़ना है। उसके लिए आपके पास में 60-70 सेकेंड्स मात्र हैं। ये 60-70 सेकेंड में प्रश्न को पढ़ना भी है, समझना भी है, उत्तर गढ़ना भी है। इट इज रियली अ डिफिकल्ट जॉब। ये रातों रात नहीं होगा। ये तब संभव है जबकि लगातार 1 साल तक तुम प्रैक्टिस करो आंसर राइटिंग की। प्रैक्टिस करो एक प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसका मेंटल मैप बनाने की। यदि तुम लगातार प्रैक्टिस करते जाओगे तब तुम
लिख पाओगे। सिर्फ पढ़ाई ही परफॉर्मेंस के लिए पर्याप्त नहीं है, पढ़ाई के साथ लिखाई चाहिए। पढ़ाई प्लस लिखाई इक्वल टू तैयारी। ये सबसे ऊपर का चीज है कि 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं, अंत में तुम्हारी सारी पढ़ाई को इन 3 तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है, 10 नंबर, 15 नंबर और 20 नंबर के आंसर्स के लिए। इसके लिए अब हमारे पास में प्रोग्राम क्या है, उस प्रोग्राम की ओर जाने के पहले बस 1 मिनट बता देता हूं और कि 3350 शब्द के लिए तुम्हें यह सोचना है कि 4 मिनट में 100 शब्द का स्टैंडर्ड पकड़ना है हमको। 4 मिनट में 100 शब्द, 150 मिनट में लगभग 3750 शब्द, बच गए 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर तुमको 20 के आसपास क्वेश्चन पढ़ना भी है, यानी 19 क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है और मन ही मन उसका उत्तर गढ़ना भी है। इसके अलावे साइनिंग वगैरह भी होती है, कॉपी तुमने एक्स्ट्रा लिया है तो नथी वगैरह भी होती है, तो 5 मिनट तो उसके लिए बचा के रखो। तुम्हारे पास में 25 मिनट मात्र बचे हैं। उन 25 मिनट के अंदर तुमको पूरा पेपर देखना है, उनमें से 19 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसको पढ़ के समझ के उसका उत्तर मन में गढ़ना है और फिर लिखना है। लिखने के लिए 150 मिनट होगा, क्योंकि 4 मिनट में 100 शब्द ही का स्टैंडर्ड तुमको मिलेगा। यदि तुमने 4 मिनट में 100 शब्द का स्टैंडर्ड डेवलप कर लिया, तुम बड़ा कूल होकर लिखोगे। तुम आज ही अपने स्पीड को मेजर कर लेना। यदि तुम अपना स्पीड मेजर करना भूल गए, एग्जामिनेशन हॉल पे जाओगे ना, तो तुमको लगेगा कि पेपर कंप्लीट करने की इतनी जल्दी रहेगी तुमको कि तुम सोच के समझ के मन में उत्तर गढ़ के कूल हेडेड होके लॉजिकली अच्छी भाषा में लिख ही नहीं पाओगे। यदि तुमको पता है कि 4 मिनट में हम लिख देंगे 100 शब्द और इस तरीके से 150 मिनट में लिख देंगे 3750 शब्द, तो तुम कूल होके लिखोगे, तुम्हारी भाषा भी ठीक होगी, तुम्हारा तर्क भी ठीक होगा, तुम उत्तर गढ़ भी पाओगे। ये सब कुछ तुम कर पाओगे। आज से ही तुम अपना स्पीड मेजर करना शुरू कर देना। 4 मिनट में 100 शब्द। अब आपके सामने में अंतिम बात यह कि हम आपके साथ जब होंगे तो आपके लिए क्या लेकर आएंगे। जब हम आपके साथ होंगे तो आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं? स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ एवरी टॉपिक। माने हम आपको पढ़ने के लिए एक मटेरियल दे देंगे जो संपूर्ण होगा। उसके अलावा हम प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद डिटेल्ड कवरेज ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, प्रत्येक टॉपिक के ऊपर जहां जहां एक विषय से संबंधित अनेक मत हैं, उन मतों को ध्यान में रखते हुए उसे कवर करना, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है और वो आप नहीं कर पाइएगा अपने से, उसके लिए टीचर ही जरूरी है। उसके बाद डेली आंसर राइटिंग, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। लेखन जो है ना, वो समानांतर लर्निंग है, पैरेलल लर्निंग है। और उसके बाद हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग का मतलब क्या है? आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपका सफल होना मेरे सफल होने की शर्त है, और आपका सफल होने में मेरी सफलता ही नहीं, सार्थकता भी। एक शिक्षक की पहचान उसके बच्चों से होती। वो लड़के लड़कियां जो हमसे पढ़ेंगे, यदि वो कामयाब तो मैं कामयाब। तुम्हारी आंखों के सपनों को यदि मैं सफलता के ऊंचाई तक ले जाने में तुम्हारी सहायता कर सका, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं है, यही मेरे वजूद का अंतिम सार है। इसी को मैंने हैंड होल्डिंग कहा कि हाथ पकड़ लिया तो तब तक चलेंगे जब तक कि तुम क्षितिज के उस पार न चले जाओ। क्षितिज के उस पार का मतलब है जब तुम कलेक्टर बन जाओगे, उसके बाद तुमको मेरी जरूरत नहीं होगी, उसके बाद फिर किसी हजारों के ग्रुप को मेरी जरूरत पड़ेगी, और पीडब्ल्यू के परिवार में इसी तरीके से लोग आते जाएंगे और मैं उनकी सेवा करता जाऊंगा, और आपको जो सेवा दूंगा उस सेवा के बदौलत
आप सिविल सेवा में चले जाएंगे, फिर आप लाखों करोड़ों की सेवा करेंगे और हम दूर से आपको देखकर इतराएंगे भी और गर्व भी करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।